रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। लगता है हवाओं का रुख बदल रहा है। एक्शन में क्वाट आ चुका है। मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए जो तगड़ा झटका दिया है, शायद वो इस जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी के साथ हाजिर हुई हूँ। और भी कई बड़ी खबर है जो आपको बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करें दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने मोदी सरकार की नींद जो है वो हराम कर दी है। मोदी सरकार की सत्ता में उथल पुथल सी हो गई है, क्योंकि जिस चीज को मोदी सरकार के जरिए देश विरोधी, देश के खिलाफ बताया जा रहा था, अब वही कोर्ट ने एक्शन लेते हुए बड़ी राहत दे दी है। जी हाँ, इस देश के युवाओं को बड़ी राहत दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ी राहत दी गई है। यानी कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी के पेज को भारत सरकार के जरिए देश के गतिविधियों के खिलाफ, देश विरोधी चीजें बता कर उसे बैन किया गया था, भारत के अंदर वो पेज जो है वो देख नहीं सकते थे, सस्पेंड कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन अब ये मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और किस तरीके का फैसला सुनाया है, जिसके बाद मोदी सरकार की पूरी जो टीम है, जो पूरी सत्ता में बैठी हुई मोदी जी की जो मंत्री संतरी हैं, वो सब हिल गए हैं, बौखला गए हैं। आजकल आपको पता है दोस्तों, अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको देश विरोधी बता दिया जाता है, देश का गद्दार बता दिया जाता है, देश के खिलाफ बोलने वाला बता दिया जाता है। ना जाने क्या क्या आरोप और कैसे कैसे इल्ज़ाम मढ़ दिए जाते हैं अगर सरकार के गलत नीतियों पर आप आवाज़ उठाते हैं तो। यही पिछले 12 सालों से हो रहा था, हो रहा है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए बेहद शानदार फैसला सुनाया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी को इस वक्त बड़ी राहत दे दी गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, वो लगातार लोगों के साथ अनशन पे बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उनके कई मिलियन फॉलोवर्स के पेज को भारत में बंद कर दिया गया। आपको याद होगा, मात्र 2 से 4 दिन में करोड़ों लोगों ने इस पेज को फॉलो कर लिया था। फॉलो करके जो है लोगों ने अपनी अपनी जानकारी बतानी शुरू कर दी कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्या दिक्कत है। देश के कोने कोने से वीडियो बनने लगे थे। कॉकरोच का मुखौटा पहन कर सरकारी दफ्तरों में अपने काम को लेकर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस पेज को बंद कर दिया गया। सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि सरकार को अपने ऊपर उठते हुए हर उंगली को दबाना, हर आवाज़ को दबाना अच्छी तरीके से आता है। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर सुनवाई उस वक्त नहीं की थी। कहा गया था कि हाई कोर्ट में जाकर अपील करें, निचली अदालतों में अपील किया जाए। और जब हाई कोर्ट में अपील किया गया, तो अभिजीत दीपके को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट ने क्या कुछ अपने फैसले में सुनाया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी कि 7 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी कि ट्विटर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला तब सुनाया जब केंद्र सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट किया था कि अब उन्हें इस अकाउंट को अनब्लॉक करने पर कोई आपत्ति नहीं है। ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के जरिए सामने आया है, जहां पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम
एंट्रेंस टेस्ट नीट यानी कि नीट परीक्षा के मद्देनज़र ब्लॉक किया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि इस समय जो है उसे ब्लॉक किया गया था जब नीट परीक्षा होने वाली थी और लाखों छात्र इसमें शामिल हो रहे थे, इस वजह से इसको ब्लॉक किया गया था। सोचिए दोस्तों, समझने वाली बात है कि जिस केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आवाज़ इस पेज से उठाया जा रहा था, वही देश के लिए एग्जाम के लिए खतरा हो रहा है। इस्तीफे की मांग आज भी की जा रही है, लेकिन इनकी दलीलें आए दिन कुछ नई चीज़ों की वजह से दी जाती है। खैर, कैटको कुछ कोर्ट में मोदी सरकार के वकील के जरिए, सॉलिसिटर के जरिए कही गई है, उसमें मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे कई पोस्ट ऐसे थे जो छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम या अफरा तफरी का माहौल पैदा कर सकते थे। अब चूंकि परीक्षा कंप्लीट हो गया है, इसलिए सरकार को इसे अनब्लॉक करने में कोई आपत्ति नहीं है, ये सरकार की तरफ से दलील दी गई। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के वकील नकुल गांधी ने एनजी लॉ चैम्बर्स के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के ब्लॉकिंग ऑर्डर को चुनौती दी थी। जी हाँ, सरकार ने शुरुआती में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से मिले इनपुट और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एक्ट IT 2000 की धारा 69A के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिए इस हैंडल को रोक लगा दी थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब इस अकाउंट को ब्लॉक किया गया था तो सरकार ने कहा था कि देश सुरक्षा के लिए ये अकाउंट जो है वो खतरा पैदा कर सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे दिया गया था। तब जो है मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा बताकर इस अकाउंट को जो है ब्लॉक कर दिया था। इससे पहले 29 मई को इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने तुरंत राहत देने से इनकार किया था और कहा था कि इस मामले में दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए सरकार का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। ऑनलाइन मूवमेंट के रूप में सोशल मीडिया X पर लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हो गए, जबकि इंस्टाग्राम पर इस पेज से जुड़े वीडियो और पेज के 22 मिलियन यानी कि 2.2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए थे। इसकी शुरुआत बोस्टन में बैठे अमेरिका में, जी हाँ, अभिजीत दीपके के जरिए शुरू की गई थी, जब देश के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार लोगों को कॉकरोच की तरह, दीमक की तरह बताया था, जिसके बाद जो है इस पेज की जो है स्थापना की गई थी। ये आंदोलन मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद जो है सामने आया था, क्योंकि 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चिंता जाहिर की थी कि युवा वकील वकालत छोड़कर सोशल मीडिया पर RTI एक्टिविस्ट की तरफ भाग रहे हैं। टिप्पणी के दौरान उन्होंने कहा था कि कॉकरोच की तरह युवा परिजीवी बन चुके हैं। हालांकि बाद में CGI ने इस बात को लेकर कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया है कि वो देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं, लेकिन उन युवकों को उन्होंने कहा था कि जो गलत तरीके से संस्थान में घुसने की कोशिश करते हैं, इस तरीके की बातें कही थी। खैर, उन्होंने अपनी सफाई जो है वो दी थी, लेकिन तब तक ये पेज बन चुका था और पेज बनने के बाद लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़ने लगे और अपनी अपनी बातें जो है इस पेज के ज़रिए कही जानी शुरू कर दी गई कि कैसे उनका दुख, तकलीफ, दर्द छात्रों का सुना नहीं जा रहा है। और लगातार दोस्तों छात्रों का दर्द नहीं सुना जा रहा है। भले ही मोदी सरकार अभी कुछ और आकर कह दे, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है? नहीं हुआ है ना। कायदे से तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था। एज अ शिक्षा मंत्री वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। पिछले कई सालों से नीट परीक्षा में धांधली हो रही है। अब तो शिक्षकों की एग्जाम में भी धांधली हो रही है। कई पेपर के दोस्तों जो धांधली होने की खबर वो हम आपको लगातार दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है कि इनकी गलती है। गलती तो दोस्तों इतनी बड़ी है कि राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, हजार करोड़ रुपए चोरी कर दिए गए, गबन कर लिए गए, अपने ऐशो आराम में उड़ा दिए गए, और CCTV कैमरा वगैरह सब कुछ लगा होने के बावजूद ये सरकार अभी भी अपनी गलती नहीं बल्कि विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही कि ये राम विरोधी है। सोचिए कि राम का नाम लेकर अपनी नैया को पार लगाने वाली पार्टी अभी भी अपनी गलती को नहीं मान रही है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि उनके सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार का बू लगातार निकल कर सामने आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 124 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। ये SIT की रिपोर्ट है।
हालांकि विपक्ष कह रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट भी वैसे ही है जैसे दागदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्लीन चिट मिल गया ना चंपत राय को, जिन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि भैया चंपत राय ही सबसे बड़े मास्टरमाइंड है, लेकिन आज उनको बड़ी राहत दे दी गई, क्लीन चिट दे दिया गया, उनका कोई नाम ही नहीं है। आरएसएस का कंट्रोल अभी भी राम मंदिर पर है और हमेशा रहेगा, क्योंकि बीजेपी अपनी बपौती समझती है कि भैया हमने राम मंदिर बनवाया, हमारी वजह से राम मंदिर बना है। तो वजह जो भी थी इनकी, जो भी जिस तरीके से की गई, तो उस वजह को संभाल के रखना तो चाहिए था ना। जनता को ये तो भरोसा में लेना चाहिए था ना कि उनके पैसे, उनका दान इधर उधर नहीं जा रहा है, अय्याशियों में नहीं लुट रहा है, लेकिन वो भी इनसे नहीं हो सका। खैर, आपको इस रिपोर्ट में बता दूं तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा आयोजित बड़े और हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में हुए खर्चों को लेकर विवाद और ज़्यादा गहरा गया है। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने अब इस जांच का दायरा बढ़ाते हुए ट्रस्ट द्वारा किए गए 124 करोड़ रुपए से अधिक के खर्चे को अपने दायरे में लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस जांच के तहत जनवरी 2024 में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह, साल 2025 में महाकुंभ की अव्यवस्थाओं और नवंबर 2025 में आयोजित ध्वज आरोहण समारोह के वित्तीय विवरण खंगाले जा रहे हैं। एसआईटी पिछले 2 सालों के वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट भी कर रही है। इसमें ऑडिट रिपोर्ट, पेमेंट वाउचर, बिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिकॉर्ड और खर्चों के बयानों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या फंड का उपयोग ट्रस्ट की निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं और मंजूरियों के अनुसार हुआ था भी या नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक सोमवार को हुई। उसी बैठक में यूपी सरकार की एसआईटी जांच की शुरुआती रिपोर्ट पेश की गई और बैठक के दौरान ये भी बात सामने आई कि एसआईटी ट्रस्ट के तमाम खर्चे की भी जांच की जाएगी। खासतौर पर इन खर्चों में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हुए खर्च की बात भी शामिल की गई है। जांच के दायरे में सबसे बड़ा हिस्सा 113 करोड़ रुपए का है, जो 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खर्च करने का दावा किया गया है। इस भव्य आयोजन के लिए 8000 मेहमान शामिल हुए थे। एसआईटी के हाथ लगे ऑडिट रिकॉर्ड के अनुसार इस राशि का विवरण जो है वो इस प्रकार है कि क्या क्या हुआ था। बताया जा रहा है कि शेड और टेंट सिटी का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया, जो 35.97 करोड़ रुपए जो है शेड और टेंट सिटी की बुनियादी ढांचा बनाने में लगाया गया। अक्षत पूजन अभियान में 30.85 करोड़ रुपए, प्रचार और विज्ञापन में 21.77 करोड़ रुपए, सजावट और लाइटिंग में 14.62 करोड़ रुपए और भोजन व्यवस्था में 5.11 करोड़ रुपए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए 1.6 करोड़ रुपए, भक्ति संगीत राग के लिए 93 लाख रुपीस, साउंड सिस्टम के लिए 68 लाख रुपया, बिजली बिल 43 लाख रुपए, मंडल पूजन 43 लाख रुपीस और अन्य विविधि तैयारियों के लिए 51 लाख रुपए जो है वो खर्च कर दिए गए थे। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए कहा जा रहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान खर्च हुआ है। आगे एक और रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर अयोध्या राम मंदिर चोरी में 70 घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज जो है ट्रस्ट के जरिए देखी जा रही है। सोचिए, इतने कैमरे लगे होने के बावजूद भी नाक के नीचे से योगी आदित्यनाथ के, मोदी के जो है इतनी बड़ी धांधलेबाजी और घपलेबाजी और चोरी डकैती सब कर ली गई। दोस्तों, आपको बता दूं, दान राशि की गिनती के दौरान हुई गड़बड़ी और चोरी के मामले में अब एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पास मौजूद इस रिपोर्ट के अनुसार मंदिर में दान गिनती कक्ष यानी कि काउंटिंग रूम में गंभीर पर्यवेक्षी विफलताओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। तो इस तरीके की बातें जो है एसआईटी के जरिए कही गई है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी मछलियों को फांस दिया गया है। बड़ी मछली अभी भी सेफ, सुरक्षित है, क्योंकि वो मोदी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।